चलो हम लोग बात करते हैं इंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? इंडक्टर चैप्टर की बात करते हैं। इंडक्टर चैप्टर की बात करते हैं। तो इंडक्टर चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रेरकत्व किसकी इकाई है। तो प्रेरकत्व किसकी इकाई होती है? प्रेरकत्व की इकाई मतलब इंडक्टर की इकाई क्या है? इंडक्टर की इकाई पूछ रहा है क्या है। तो इंडक्टर की इकाई क्या हमारा? हेनरी है। इंडक्टर की इकाई क्या है हमारा? इंडक्टर की इकाई हमारी हेनरी होती है। ठीक है। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में से जो प्रेरकत्व है, निम्नलिखित में से प्रेरकत्व की जो इकाई है वो क्या है? तो प्रेरकत्व की इकाई क्या? हेनरी होती है हमारी। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडक्टेंस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? इंडक्टेंस को किसको? इंडक्टेंस को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर की बात कर रहा है। ठीक है। इंडक्टर यानी इंडक्टेंस। तो इंडक्टर को किससे व्यक्त करते हैं? इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? इंडक्टर को एल से डिनोट किया जाता है भाई, हेनरी। ठीक है। यानी कि प्रेरकत्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेरकत्व की बात कर रहा है। तो प्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं? प्रेरकत्व को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो इंडक्टेंस को किससे व्यक्त किया जाता है? तो इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है? किसके रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है। किस रूप में? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का जो ग्रहण होता है, मतलब संग्रहित करना, संचय करना। संग्रहित मतलब संचय करना चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारा धारा हो गया, ठीक है, करंट हो गया। तो करंट को जो स्टोर करेगा, करंट को जो संचित करेगा, तो करंट को संचित कर देगा तो उसके चारों ओर क्या हमारा स्थापित होता है? उसके चारों ओर हमारा मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, ठीक है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित होता है? क्या स्थापित हो जाता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्त चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो हमारा इंडक्टर जो होता है वो हमारा क्या करता है? इंडक्टर जो होता है हमारा क्या करता है? इंडक्टर जो होता है हमारा क्या करता है? इंडक्टर जो होता है हमारा धारा को संग्रहित करता है। ठीक है। तो इंडक्टर धारा को संग्रहित करता है तो धारा का विरोध भी करेगा इंडक्टर। ठीक है। जिस प्रकार से कैपेसिटर जो होता है वो विभव को क्या करता है? संचित करता है। तो विभव के मान में अगर परिवर्तन होगा तो उसका विरोध करेगा कौन? कैपेसिटर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर किसका विरोध करता है? किसके परिवर्तन का विरोध करता है? तो कैपेसिटर जो होता है हमारा वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, और इंडक्टर जो होता है, ठीक है, प्रेरकत्व जो होता है वो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। तो बेटा कौन सी युक्ति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा कौन संग्रहित करता है? ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को कौन संग्रहित करता है? संचय करता है। तो अगर निम्न में से कौन सी युक्ति, निम्न में से कौन सी युक्ति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को कौन संग्रहित करेगा? हमारा प्रेरकत्व जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करेगा। सी ऑप्शन। प्रतिरोध तो धारा को ऊष्मा में बदलता है, संधारित्र को बता चुके वोल्टेज को डिपेंड करता है, वोल्टेज को करता है ग्रहण। ठीक है। रेक्टिफायर तो एसी को डीसी में बदलने का प्रयास करता है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो गया? प्रेरकत्व। तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि धारा को ग्रहण करता है। किसको करता है? धारा को। तो धारा के कारण क्या होगा? जैसे किसी भी तार से धारा जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो जो प्रतिरोध होता है वो तो हीट में बदल देता है, धारा को हीट में बदलता है। लेकिन जो तार होता है उसके चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के स्थापित हो जाता है। ठीक है। तो प्रेरकत्व के कारण, किसके कारण? प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित कौन करता है? प्रेरकत्व यानी धारा को संग्रहित करता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? धारा ही उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर। तो उसको स्टोर कौन कर रहा है? हमारा इंडक्टर। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में कौन ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व जो है, इंडक्टर यानी कि जो प्रेरकत्व है वो हमारी चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है? कौन सी युक्ति अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पे
आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो कौन सी युक्ति है जो हमारी अन्योन्य प्रेरणा पर प्रचारित है? कौन सी युक्ति जो है वो हमारी अन्योन्य प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे कौन सी आधारित है? तो हमारा जो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता ही है। जो मोटरें होती हैं, ठीक है, जो कि इसमें मोटरें का मतलब कि कुछ मोटरें होती हैं जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर, क्योंकि सभी दे रखा है, सभी दे रखा है, तो उसमें क्या है, जो एसी मोटरें होती हैं, जैसे कि अल्टरनेटर पढ़ोगे आगे, ठीक है, अल्टरनेटर, ये भी मोटरें आती हैं। तो ये सब हमारे सेल्फ इंडक्शन पे ही काम करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये भी हमारी किस पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का डी। फोर्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेरकत्व में तात्कालिक शक्ति के गुण अनुपाति को होती। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके अनुपातिक होती है? प्रेरक में जो तात्कालिक शक्ति है वो किसके अनुपाती होती है? तात्कालिक शक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंडक्टर काम क्या करता है? इंडक्टर जो होता है हमारा क्या काम करता है? इंडक्टर जो होता है हमारा क्या करता है? इंडक्टर का काम होता है कि धारा को संचित कर रहा, करंट को संचित करता है। कौन? इंडक्टर। इंडक्टर जो होता है हमारा किसको संचित करता है? करंट को संचित करता है हमारा। और इंडक्टर किसका विरोध करता है? धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? धारा के परिवर्तन के विरोध करता है। तो तात्कालिक जो शक्ति होती है इंडक्टर में, तो इंडक्टर में जो तात्कालिक शक्ति होती है वो हमारी क्या होती है? तात्कालिक धारा। ठीक है, तात्कालिक धारा और धारा के परिवर्तन, तात्कालिक धारा और धारा के परिवर्तन की दर के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो तात्कालिक धारा और धारा के परिवर्तन दर के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन सा? तात्कालिक शक्ति। तात्कालिक शक्ति क्या होती है? तो वो तात्कालिक का मतलब होता है किसी भी क्षण पे। जैसे कि मान लो एसी में तुमने पढ़ा होगा, एसी थ्योरी में, जैसे मान लो ये हमारा एसी थ्योरी है, तो हमने कह दिया किसी भी मान लो क्षण पे तुरंत हमने बोला, हमने कहा यहाँ पे मान कितना होगा, यहाँ पे मान कितना होगा, यहाँ पे मान कितना होगा, तो एकदम से पूछना किस जगह पे क्या मान होता है, वही हमारी तात्कालिक शक्ति होती है, तात्कालिक मान होता है। पढ़ा था तुमने, मेरी वाली कॉपी में लिखा है तात्कालिक मान। ठीक है, कोटिल्य वाले में तो नहीं लिखा है, मेरी वाली कॉपी में तात्कालिक मान लिखा हुआ है। तो वही करें कि जो तात्कालिक शक्ति होता है वो किसके अनुपातिक होता है? तात्कालिक शक्ति किसके अनुपातिक होता है? तो तात्कालिक शक्ति जो होता है वो तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन दर के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो तात्कालिक शक्ति जो होता है वो तात्कालिक धारा और धारा में परिवर्तन दर के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि शुद्ध प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणन क्या होता है? शुद्ध प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणन क्या होता है? देखो एसी थ्योरी तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, एसी थ्योरी पढ़ चुके हो, उसमें देखो जो इंडक्टर होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? शुद्ध प्रेरकी मतलब एक्सल की बात कर रहा है। इंडक्टिव लोड पढ़ा था, उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो फिगर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, वो कैसा है? शुद्ध प्योर है। प्योर है मतलब कि आदर्श वाली स्थिति, आदर्श वाली स्थिति बन रही है। किसकी बन रही? आदर्श वाली स्थिति बन रही है। तो कितना एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। कॉस फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री, यानी कि कॉस फाई बराबर कितना, यानी कि फाई का मान कितना दे रखा है? 90। कॉस फाई क्या होता था? पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर पी एफ, पावर फैक्टर बराबर होता था कॉस फाई। और किसकी बात कर रहा है? शुद्ध प्रेरकी परिपथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शुद्ध प्रेरकी परिपथ। तो शुद्ध प्रेरकी परिपथ की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यानी फाई का मान दे रखा है 90 डिग्री। कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान होता है हमारा 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए शुद्ध प्रेरकी परिपथ में जो शक्ति गुणांक होता है उसका मान कितना होता है? 0। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन एक आता है कि इसमें शुद्ध प्रेरकी लिखा हुआ है, इसके बाद आएगा शुद्ध कैपेसिटिव लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो शुद्ध कैपेसिटी में भी पावर फैक्टर कितना होता है? 0, क्योंकि उसका भी कॉस फाई बराबर पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। उसमें भी क्या होता है? फाई बराबर 90 होता है, क्योंकि क्या लिखा है? शुद्ध लिखा हुआ है, प्योर लिखा है, मतलब आदर्श कंडीशन पे बोल रहा है। तो ऐसे आदर्श कंडीशन में इंडक्टिव में क्या होता था? 90 डिग्री से लैग करती थी, कैपेसिटिव में 90 डिग्री से लीड करती थी धारा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस फाई बराबर पावर फैक्टर, तो फाई का मान 90 डिग्री, तो कैपेसिटी में भी हमारा जो पावर फैक्टर होगा शुद्ध कैपेसिटी का क्या होगा? 0 डिग्री होगा।
इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर कितना होता है। तो शुद्ध प्रतिरोध में जानते हो कि वोल्टेज और धारा जो होती है हमारी एक ही लाइन पे डिनोट होती है, पढ़ा था उसमें प्रतिरोध के बारे में। तो इनके बीच एंगल कितने का, 0 डिग्री का। तो cos फाइव बराबर पावर फैक्टर, तो cos फाइव का मान 0, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। इसलिए शुद्ध प्रतिरोध का परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध का कितना होता है, शुद्ध प्रतिरोध का हमारा होता है पावर फैक्टर मान। इसलिए हमारा शुद्ध प्रतिरोध का जो पावर फैक्टर होता है, शुद्ध रजिस्टेंस यानी शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध प्रेरक की परिपथ में शक्ति गुणन कितना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो आंसर हमारा क्या निकल आएगा, 0 निकल आएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बता दिए मैंने तुमको। ठीक, चलो अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एयर कोर इंडक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, एयर कोर इंडक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। एयर कोर इंडक्टर का जो प्रयोग है हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, तो याद रखना एयर कोर इंडक्टर, कोई इंडक्टर है, ठीक है, उसको एयर कोर बोलते हैं, मतलब हवा उसमें पास होती है, यानी हवा क्या होती है, पास होती है। तो एयर कोर इंडक्टर का उपयोग कहाँ करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी में करते हैं। क्यों करते हैं, देखो हवा पास हो रही है तो रेडियो जो होता है वो सिग्नल को कैच करता है। रेडियो जो होता है हमारा किसको कैच करता है, सिग्नल को कैच करता है। तो जब तक इसमें गैप नहीं होंगे तब सिग्नल कहाँ होते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया उसके भी सिग्नल होते हैं। तो मोबाइल के अंदर तो होता नहीं है, वातावरण के अंतर्गत ही होते हैं, नहीं वायु में होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से रेडियो के भी सिग्नल कहाँ होते हैं, वायु में होते हैं। तभी तुम्हारा रेडियो मिर्ची टी सब आते हैं चैनल उसमें सुनने लायक। ठीक है, तो वही है कि कह रहा है कि एयर कोर इंडक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी में किया जाता है। फ़िल्टर वगैरह नहीं करते। फ़िल्टर वगैरह का काम होता है कि शुद्ध एसी डीसी प्राप्त करना, इस प्रकार से होता है। फ़िल्टर का यूज़ करते हैं इसमें। रेक्टिफायर चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ फ़िल्टर के बारे में भी पढ़ा चुके हैं तुमको वैसे। तो कह रहा है कि एयर कोर इंडक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एयर कोर इंडक्टर का उपयोग जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में करते हैं। कहाँ करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में 300 माइक्रो एच की कॉइल का कुल प्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है, किस में लगी है, सीरीज में लगी है। तुमने पढ़ा है आर एल और पी सी। आर एल और पी सी यानी आर और यानी कि रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले होंगे वही लोड के फॉर्मूले, यानी कि इंडक्टर के वही फॉर्मूले होंगे। जो पावर के फॉर्मूले होंगे वही हमारे किसके फॉर्मूले होंगे, कैपेसिटर के फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और लोड के सामने फॉर्मूले क्या होता है, सेम होते हैं। लोड मतलब कि इंडक्टर, लोड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंडक्टर से। किस में लगी, सीरीज में, यानी कि रेजिस्टेंस की जैसे होगा, दोनों जोड़ दो 600 आ जाएगा, सीरीज में लगी। तो 600 माइक्रो एच हमारा आ जाएगा कुल प्रेरकत्व। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो 8th में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कोई कॉइल जिसका प्रेरकत्व जो है इतना है। ठीक है, कह रहा है कोई कॉइल है जिसका जो प्रेरकत्व है, एल का मान हमारा 1 H दे रखा है और 50 हर्ट्ज एफ का मान दे रखा है। एल का मान दे रखा है, इसके बाद में एफ का मान दे रखा है इतने हर्ट्ज से। इसके बाद वी का मान, वोल्टेज का मान दे रखा है 230 वोल्ट है, एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। तो कॉइल में प्रवाहित धारा का मान बताना, आई एल का मान बताना है। क्या बताना है, प्रवाहित धारा का मान बताना है कि प्रवाहित धारा जो हमारी करंट जो है कितनी पास होगी, यानी आई एल का मान बताना है। किसका मान बताना है हमको, आई एल का मान बताना है। तो देखो जरा क्या होता है इसमें। तो V बराबर हमने पढ़ा था आई आर, वी बराबर क्या पढ़ा था, आई आर। ठीक है, तो V बराबर पढ़ा था आई आर। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं। तो आई एल और आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एल और आर एल। तो प्रेरकत्व में जो रजिस्टेंस होता है, यानी आर एल तो लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रेरकत्व में जो रजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। ठीक है, प्रेरकत्व में जो रजिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा V बराबर बन जाएगा आई एल इंटू एक्सएल, ये बन जाएगा। हमें क्या बताना, धारा। तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बराबर हो जाएगा V अपॉन में एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू में पता नहीं है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πf एल, 2πf एल होता है एक्सएल बराबर। मान रख लो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान कितना है 50 इंटू एल का मान इंडक्टर मान 1 है। इसको गुणा करके हल कर लो
तो जब उसको हल करोगे तो एक्सेल का मान तुम्हारा आ जाएगा, एक्सेल का मान आ जाएगा 314 ओम। कितना आ जाएगा? 314 ओम हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगा तो आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन में एक्सेल। तो वी अपॉन में एक्सेल, वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, और एक्सेल का मान कितना है? 314 है। जब इसको हल करोगे 2 से काटोगे, इसके बाद भाग दोगे तो हो जाएगा 0.7 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.7 आ जाएगा जब भाग दोगे। ठीक है, 0.7 आ जाएगा। अब 0.7 हमारा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा आंसर, 0.7 एम्पियर। लेकिन हमारा ये जो होगा, तो अब ऑप्शन पे आते हैं। हमारा 0.7 दे रखा है क्या? 0.7 तो कहीं है ही नहीं, तो 0.7 हमारा एम्पियर आया। 0.7 क्या आया? एम्पियर आया। अब सब ऑप्शन दे रखा था मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर बनाने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीपल कराते हैं। क्या कराते हैं? 10⁻³ से मल्टीपल कराते हैं। तो 0.7 इंटू 10⁻³ से क्या कर देंगे? भाग देंगे। 0.7 अपॉन में 10⁻³ एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए। अब एम्पियर किस में चेंज होगा? मिली एम्पियर में। तो 0.7 एम्पियर को जब हमने 10⁻³ से भाग दिया तो ये हमारा एम्पियर नहीं बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 700। 0.7 इंटू क्या हो जाएगा? 1000। जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? 700 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 700 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 700 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो याद रखो ये चीज़, जैसे कि मान लो याद रखो 1 मीटर में जो है हमारे क्या होते हैं? 1 मीटर में हमारे 1000 मिली एम्पियर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, याद रखो। तो इसी प्रकार से अगर मीटर को अगर चेंज करना पड़ेगा तो गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे 10⁻³ से। उसी प्रकार से 1 एम्पियर में क्या होगा? 1000 मिली एम्पियर होगा। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होगा 10⁻³। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ चेंज हुआ है, चाहे भाग दे दो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें मिली एम्पियर है, जब इस 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं जब मिली एम्पियर में होता रहा। ठीक है, तो ये बात याद रखो कायदे से इसमें, ठीक है, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है मिली एम्पियर में कैसे क्या चेंज करें। ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 700 मिली एम्पियर। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो 9वां नंबर क्वेश्चन तो बता देना, फिर से डिटेल में बता देंगे हम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बात 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या दो कॉइल का जो सेल्फ स्वपेर का जो सेल्फ, ठीक है, इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वपेर का तो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हमारा है L1 का मान दे रखा है 4 मिली एच दे रखा है, मिली हेनरी दे रखा है। L2 का मान दे रखा है 9 मिली एम्पियर दे रखा है। ठीक है, तो मेरा कपलिंग गुणांक अगर 0.5 हो, कपलिंग गुणांक क्या हो? 0.5 हो, तो हमें क्या बताना है? देखो ये मिली एम्पियर नहीं है, 9 मिली एम्पियर सही कर लेना, 9 मिली हेनरी है, ये एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बताना है अननोन पीरियड का मान क्या होता है। तो कॉइल में तुमने पढ़ा है कॉइल में तुमने क्या पढ़ा है? अननोन पीरियड का बराबर क्या होता है? K√L1L2, ये होता है अननोन पीरियड का। तो K का मान कितना दे रखा है? 0.5 √L1L2 यानी कि 4 × 9, 4 से बाहर क्या आएगा? 2, तो 0.5 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 9 से बाहर आएगा 3। ठीक है, तो 3 दूना 6, तो 0.5 इंटू 6, तो 6 पंचे 30 और 1 पॉइंट के आगे 0 लगा तो 0, ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 क्या आ जाएगा? मिली हेनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिली हेनरी। आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टर चैप्टर खत्म हुआ है। इसके बाद कैपेसिटर चैप्टर की वीडियो भी हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो इंडक्टर कैपेसिटर ये सारे चैप्टर मेरे खत्म हो चुके हैं इधर से। इसका तुम कायदे से थ्योरी पढ़ो कौटिल्य सर वाली, बाकी मैं भी थ्योरी भी पढ़ाऊँगा। कुछ चीज़ें हमने उसमें अपडेट भी की, थ्योरी में कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा पे डाली, वो भी तुम्हें नोट डाउन कर लेना कॉपी में। ठीक है, चलो बाय।